में 2021 का 18 इसी साल का जो क्वेश्चन आया था वो आप लोगों से नहीं हो पा रहा है इतना सब कुछ पढ़ने के बाद। सोचिए किसी का कुछ आइडिया, किसी ने थोड़ा बहुत आगे बढ़ा कि इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं वैसे सॉल्व कर सकते हैं सर, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ कोई ना कोई तो है जो इस बार एग्जाम क्वालिफाई करेगा। सर फर्स्ट वाले में वेक्टर को 3p i कैप प्लस जे कैप पहले लेंगे। वेरी गुड। उसके बाद फर्स्ट वाला। चलिए, यानी उसके कि ए बाद वेक्टर ए हैज कंपोनेंट 3p i कैप एंड, तो जो ए वेक्टर है उसका कंपोनेंट हमने ले लिया, चलिए 3p i कैप प्लस जे कैप, क्योंकि इसके यही दो कंपोनेंट बोला गया। उसके बाद क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू ए रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, मतलब हमारे पास अगर एक रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है, a vector as to a rectangular Cartesian system, this system is rotated through a certain angle about the origin। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है कुछ इस तरीके का, एक वेक्टर है इस तरीके का, इसका नाम हमें दिया गया है चलिए ए वेक्टर, और ए वेक्टर कितना दिया गया है 3p i कैप प्लस जे कैप। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद का बताइए, तब ना पता चलेगा कि आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, चलिए हमने तो बना दिया। सर फिर से नया सिस्टम बनेगा, उसका कंपोनेंट हो जाएगा p+1 i नया कैप सिस्टम एंड कैसे रूट टेन बनेगा, जे कैप। नया सिस्टम बनेगा, चलो बढ़िया बात है, वो बोला गया नया सिस्टम बनेगा, बट कैसे बनेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने पे। दिस सिस्टम इज रोटेटेड थ्रू ए सर्टेन एंगल अबाउट द ओरिजिन इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज कौन सा होता है, ये डायरेक्शन की ये डायरेक्शन, पहला वाला डायरेक्शन की दूसरा वाला डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज बोला गया है, क्लॉकवाइज नहीं बोला गया, ध्यान से पढ़िए। तो काउंटर क्लॉकवाइज मतलब कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। मतलब पहला वाला कि दूसरा वाला, दूसरा वाला। दूसरा वाला। पहला वाला सर। घड़ी कौन से डायरेक्शन में घूमता है, ऐसे जाता है कि ऐसे जाता है, सर घड़ी ऐसे, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में सर। घड़ी ऐसे जाता है, तो काउंटर क्लॉकवाइज मतलब उसका ओपोजिट, एंटी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को ही काउंटर क्लॉकवाइज के नाम से जाना जाता है। ध्यान से देखिएगा, तो यानी कि इसी वेक्टर को दोबारा क्या किया गया, किसी एंगल से काउंटर क्लॉकवाइज में घुमा दिया गया, ठीक है। ये हमारा ए वेक्टर था, अब कोई ना कोई दूसरा वेक्टर आ जाएगा, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया मतलब वेक्टर चेंज हो गया। अब उसका कंपोनेंट कितना बोला गया है, p+1 i कैप प्लस √2 j कैप, ठीक है। तो ये p+1 i कैप प्लस √10 j कैप। अब हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, हमें बोला गया है कि ए कंपोनेंट दिस, देन द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू, हमें p का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये तो चलिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था हम लोगों ने ये पूरा का पूरा डायग्रामेटिकली सेट कर लिया, ये हो गया। हमें ये चीज बताना है कि अब p का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो p का वैल्यू कैसे निकलेगा, कौन बता पाएगा, क्या कर सकते हैं इसमें, एनी आइडिया। चलिए मेरे को बताइए कि इसमें इसका सब चीज चेंज हो गया, इसका पोजीशन चेंज हो गया, इसका लोकेशन चेंज हो गया, इसका क्या चेंज नहीं हुआ। जब हमने ए वेक्टर को, यानी कि इसको चलिए हम ए पॉइंट नाम दे देते हैं, इसको चलिए बी पॉइंट नाम देते हैं, जब हमने इसको ए से लेके आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है बाबू, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। जब हमने उसको ए से लेके बी तक में रोटेट किया, हाँ लेंथ सेम हो रहेगा। और लेंथ एक्चुअली में क्या होता है, वेक्टर के फॉर्म में लेंथ क्या चीज होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हमने क्या किया, इसको यहां से यहां रोटेट किया, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ध्यान से सुनिएगा, हमने इसको यहां से यहां रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मेरे पास एक मान लो ए 5 सेंटीमीटर का लेंथ है, इस 5 सेंटीमीटर वाले लेंथ को मैं यहां से उठा के रोटेट करके यहां पे लेके आऊं, तो इसका लेंथ तो अभी भी 5 सेंटीमीटर होगा। इसका पोजीशन चेंज हो गया, अलग जगह पे पहुंच गया, बट इसका जो लेंथ था ए बी, ये अभी भी इसका लेंथ कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो हमें ये चीज समझ में आ गया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का लेंथ, सॉरी पोजीशन तो अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है, बट दोनों का क्या होगा, मैग्नीट्यूड कभी अलग अलग नहीं होगा। दैट मींस व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू हमेशा क्या निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मतलब कितना हो जाएगा, हम इसको स्क्वायर भी करेंगे तो सेम ही चीज आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। ए वेक्टर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3p का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, p+1 का होल स्क्वायर प्लस 10। अब इसके बाद मेरे ख्याल से मेरे को जरूरी नहीं है सॉल्व करने का, आप लोग इसके बाद आंसर निकाल लेंगे कि इसके बाद भी सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को,
इसके बाद आप लोग सर आंसर निकल निकाल जाएगा। लेंगे। हो जाएगा सर। हाँ, इसके बाद आप लोग को आंसर निकाल लेना है, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये वाला आंसर आना चाहिए, डी वाला आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, पी का वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया। ये कौन सा क्वेश्चन था, 18 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन था 2021 का। अब खुद और बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, बट अभी तक हम लोग आगे का टॉपिक पढ़े नहीं है, इसलिए अभी तक वो सारे क्वेश्चन को नहीं करे, एक एक करके सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन कभी टफ नहीं आता, क्वेश्चन आसान ही आता है, लेकिन हमें क्या पढ़ा हुआ होना चाहिए, बहुत सारा प्रैक्टिस होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आया हुआ था, ये भी 2021, बट ये 16 मार्च का है। टोटल 4-5 शिफ्ट होता है ना। ये क्या हो जाता है बीच बीच में। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को ज्यादा समय नहीं दूंगा, आप लोगों को 2 मिनट का समय दूंगा, बस आप लोगों को सोच के बताना है कि इसमें करना क्या है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आया था 2021 ऑनलाइन वाले मोड का, 16 मार्च का क्वेश्चन है, ये मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, एबीसीडी 4 ऑप्शन दिया गया, क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन को पढ़िए। आप लोग को 2 मिनट का समय दिया रहा है, आप लोग को सोचना है, सोच के बताना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, जिसको कुछ किसी के पास अगर कोई सजेशन है तो वो बोलेगा कि हाँ सर ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक ने आंसर बताया है, आंसर सी, देखते हैं क्या होता है। हमारा क्वेश्चन दिया गया कि लेट ए वेक्टर अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप बी ऑब्टेन्ड बाय, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बी ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द वेक्टर बाय एन एंगल 45 डिग्री अबाउट द ओरिजिन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। Then the area of the triangle formed by the vertices alpha comma beta 0 comma beta and 0 comma 0 is equal to, पूछा गया है कितना होगा। ठीक है, सबसे पहला काम है कि सबसे पहले हमें हमारा डायग्राम रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा x हो गया, हमारा 2D पे दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसलिए हमने पहला क्या है, ऑब्टेन बाय रोटेटिंग। हमारे पास पहले एक वेक्टर है, जो वेक्टर कितना है, हमारे पास एक वेक्टर है यहाँ पे। ठीक है, O, इसको हमने A मान लिया, और ये वेक्टर कितना है, √3,1, चलो ऐसा मान लिया, क्योंकि इसको चलिए हम लोग मान लेते हैं A वेक्टर। ठीक है, और ये A वेक्टर हम लोगों ने कितना मान लिया, इसको मान लिया √3 i कैप प्लस j कैप। अगर बताइए ये पॉइंट अगर मेरा √3,1 है, तो कोई मेरे को बता पाएगा कि ये वाला एंगल कितना होना चाहिए। ये वाला पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री। यस सर। पिटाएगा तुम, अब पिटाने का समय आ गया तेरा। सर 30 डिग्री। 30 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर कोई भी एक पॉइंट ले लें हम लोग, ठीक है, उल्टा पढ़ लिया इसको, tan थीटा tan, वो भूल गया है ये। अब राहुल गांधी का हैप्पी बर्थडे विश करता है। ठीक है, ध्यान से देखना, ओ एम, इधर ओ एम लिखा हुआ है, तो ओ एम का लेंथ कितना होगा, ओ एम का लेंथ होगा √3, और इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ होगा 1। तो इसको अगर हम थीटा मान ले, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन 1/√3, तो 1/√3 कितना होता है, π/6। ठीक है, यानी कि 30 डिग्री, मैं 30 डिग्री के फॉर्म में लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ भी डिग्री के फॉर्म में ही दिया हुआ है। क्लियर हुआ सबको, ये एंगल कैसे आया। उसके बाद अब इसको क्या किया गया है, इज रोटेटेड बाय एन एंगल 45 डिग्री। अब इसको क्या किया, 45 डिग्री रोटेट कर दिया गया है। इसको सब दोबारा 45 डिग्री हम लोग रोटेट करेंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, अब 45 डिग्री रोटेट करने पे मान लिया ये बी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बोला गया है, अल्फा कॉमा बीटा। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, अल्फा कॉमा बीटा। और ये कितना डिग्री रोटेट कर दिया गया है, इसको रोटेट कर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 45 डिग्री रोटेट कर दिया गया है, तो हमने लिख दिया 45 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि इसको टोटल कितना रोटेट कर दिया गया है, यहां से लेके यहां तक कितना रोटेट कर दिया गया है,
75 डिग्री। टोटल रोटेशन कितना हो गया 75 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक 30, यानी कि अल्फा कोमा बीटा का टोटल रोटेशन कितना है 75 डिग्री। ठीक है, चलिए ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमें बोला गया कि अल्फा कोमा बीटा, 0 कोमा बीटा और 0 कोमा 0। 0 कोमा बीटा मतलब कहाँ पे आ जाएगा, 0 कोमा बीटा मतलब ये पॉइंट आएगा कुछ यहाँ पे। ठीक है, मैं आप लोग को बताता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट आएगा, ये वाला जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट हमारे पास कितना आएगा 0 कोमा बीटा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा ओ का पॉइंट कितना हो गया 0 कोमा 0। ठीक है, हमें पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा, हमें पूछा गया है कि ये बताइए कि इसका जो ये जो ट्राइंगल होगा, इसको हम लोग नाम दे देते हैं सी। ठीक है, हमें पूछा गया है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी। ओबीसी एरिया का ट्राइंगल पूछा गया। अब ये तो 90 डिग्री होगा, ये तो 90 डिग्री होगा, और किसी भी ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस कितना है सी बी, बेस कितना है हमारे पास सी बी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना है हमारे पास, हाइट है हमारे पास ओ सी, ये हमारा है। ठीक है, अब हमें ये चीज फाइंड आउट करना है, इसका ट्राइंगल का एंगल निकालना है। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम इस ट्राइंगल का, और हमें देखिएगा हमारा जो भी एंगल निकला हो, सॉरी ट्राइंगल का एरिया निकाला हुआ है, वो कोई भी अल्फा और बीटा के टर्म में नहीं है, वो पूरा का पूरा किसी न किसी नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म में है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा, कैसे क्या होता है वो पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे को बताइए ये लेंथ कितना हो गया, ये ओ ए वाला जो लेंथ है, ओ ए वाला लेंथ कितना होगा हमारे पास, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि इसका लेंथ कितना हो गया 2। तो इसका भी लेंथ 2 है, इसका भी लेंथ 2 है। कोई मेरे को बता पाएगा कि ये वाला पॉइंट का लोकेशन, सॉरी ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा अगर ये 75 डिग्री हुआ तो? ये पॉइंट कितना होगा, बी वाला पॉइंट? अल्फा कोमा बीटा को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में, एंगल के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 2 cos 75 डिग्री कॉमा 2 sin 75 डिग्री, पैरामेट्रिक पॉइंट। ठीक है, पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं मैंने बताया हुआ था सारा का सारा चीजें। ठीक है, दो तरीके के कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट होते थे, और इसी पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करके आप, अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है, जिसका रेडियस 2 है, अगर मेरे पास एक सर्किल है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये अगर 75 डिग्री है, तो ये अगर रेडियस 2 है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 2 cos 75 डिग्री कॉमा 2 sin 75 डिग्री। तो वही चीज हो गया, अगर मान लीजिए मैं सर्कल को हटा देता हूं तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, तो सेम चीज हो गया, बस इसमें सर्कल हमने नहीं बनाया। तो ये क्या हो गया 2 cos 75 डिग्री 2 sin 75 डिग्री। अब अगर कोई भी पॉइंट अगर मैं लेता हूं, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर मैं लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो कोई भी पॉइंट अगर मैं लेता हूं, तो ये अगर पॉइंट मेरा x, y है, तो ये वाला लेंथ हमेशा x होगा और ये वाला लेंथ हमेशा y होगा। ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो होगा x होगा, और ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ हमेशा कितना होगा y होगा। ठीक उसी तरीके से हमें कौन सा लेंथ यूज करना है, हमें ये वाला लेंथ यूज करना है, यानी कि CB और OC लेंथ यूज करना है। तो CB वाला लेंथ मतलब कितना, x का वैल्यू 2 cos 75 डिग्री, तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 2 cos 75 डिग्री इंटू 2 sin 75 डिग्री। ठीक है, 2 और 2 कट जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ cos 75 डिग्री इंटू sin 75 डिग्री। ठीक है, अब चलिए मेरे को ये बताइए कि cos ऑफ 2 sin थीटा cos थीटा, उसका वैल्यू कितना आता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin ऑफ 2 थीटा, sin ऑफ 2 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? तो उस हिसाब से हमारे पास कितना आ जाएगा, sin ऑफ 2 इंटू 75 डिग्री, sin ऑफ 2 इंटू 75 डिग्री मतलब कितना हो गया, sin ऑफ 150 डिग्री। sin ऑफ 150 डिग्री का वैल्यू कितना आता है,
साइन ऑफ 150 डिग्री का कितना वैल्यू आएगा? साइन 60 साइन 60 साइन 60 की cos 60 cos 60 मार खाएगा तुम अब। cos 60 का मतलब 1/2। 1/2 तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। 1/2 आंसर कौन सा हो जाएगा? बी 1/2। ठीक है, क्लियर है? देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन में बस क्या क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा गया था। क्वेश्चन में बस इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री इसमें ऐड कर दिया ताकि थोड़ा सा मजेदार बन जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा ही आता है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान ही आता है, लेकिन आसान उसके लिए होगा जो पढ़ेगा। मैंने आप लोग को क्या बताया, मैं आज नहीं 50 साल से बता रहा हूँ कि 150 से आपको 200 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है। ठीक है, आपको डेली 150 से 200 क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करना है और इसको आगे बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है। इसको करते 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 300 क्वेश्चन में पहुंच जाना है। ऐसा करना है कि एग्जाम में कोई अगर क्वेश्चन आए उसमें से 50% क्वेश्चन के लिए तो मेरे को पेन ही नहीं चलाना पड़े, अरे ये सारे क्वेश्चन तो देखे हुए हैं, अरे ये सारे क्वेश्चन तो सॉल्व किए हुए हैं, दिमाग में अपने आप आ जाएगा सारा का सारा। लेकिन उसके लिए उतना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, उतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। एक चीज को तुम अगर 50 बार पढ़ोगे, 1000 बार पढ़ोगे तो वो क्या हो जाएगा, दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगा, उसको याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जो 2021 में आया हुआ था। हम लोग और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे पिछले साल का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट एक दो करके डेली, और आखिर में सॉल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। बताइए, पूछिए। सर इसमें ये बी वेक्टर को ओरिजिन से 45 डिग्री के लिए बोला गया था ना, इसमें अबाउट द ओरिजिन लिखा है इसमें। हाँ बिल्कुल। तो सर ये मतलब 75 डिग्री ऐसा हो गया टोटल ऐड, मतलब वो बी वेक्टर को ओरिजिन से माना गया था ना 45 डिग्री। इसको रोटेट किया गया है। ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक लकड़ी है ए बी के नाम से, ठीक है। अबाउट द ओरिजिन मतलब ओरिजिन के अबाउट, ओरिजिन को पकड़ के। अगर मान लो मेरे को बोला जाता है कि ए बी को रोटेट करो, तो ए बी को तो मैं 50 जगह से रोटेट कर सकता हूँ। मैं ए बी को यहाँ पे अगर मैं एक कील ठोक दूं तो इसके अबाउट एक रोटेशन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक कील ठोक दूं तो इसके अबाउट, यानी कि ये एक्सिस की बात किया जा रहा है। आप लोगों ने टॉर्क तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो अगर मेरे को अबाउट दी ओरिजिन मतलब ओरिजिन के अबाउट रोटेट करना है, यानी कि यहाँ पे आपको पकड़ना है और इसके अबाउट आपको रोटेट करना है, तो चीजें ऐसा दिखेगा। आप अगर इसके अबाउट रोटेट करेंगे तो ये आधा चीजें नीचे निकला हुआ रहेगा, ठीक है। अब जब हम चीजों को रोटेट करने के लिए गए थे, हमें पता था कि पहले से ही यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री। अब बोला गया कि ए पॉइंट से ओ ए से आप 45 डिग्री और पीछे जाओ, तो ओ ए से और 45 डिग्री पीछे चला गया। तो ये टोटल इसका एक्स एक्सिस से कितना हो गया, 30 प्लस 45 75। देखिए ध्यान से डायग्राम को, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो इसका एक्स एक्सिस से पूरा का पूरा कितना हुआ, वो 75 डिग्री आया। और हम लोग जब भी पॉइंट लिखते हैं एक सर्किल पे या किसी में, तो वो एक्स एक्सिस से पॉइंट लिया जाता है। आया समझ में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़ते रहना पड़ेगा इसके लिए। और किसी का कोई डाउट, किसी का कोई दिक्कत? तो देखिए क्वेश्चन आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। हम लोग क्या एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उसी टॉपिक में घुस के उसी टॉपिक का क्वेश्चन करते हैं, तो इसलिए हमको दिक्कत नहीं होता है। बट अगर आप मेंस एडवांस का क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं होता है, क्वेश्चन एकदम आसान होता है। लेकिन उसमें करता क्या है, ये लोग 3-4 टॉपिक को ऐड कर देगा। तो जब तक आपका 3-4 टॉपिक क्लियर नहीं होगा अच्छे तरीके से, तो आप कैसे कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन किस में आते थे, इस टाइप के क्वेश्चन आते थे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इसमें मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ऐड कर दिया आपके लिए। और ये देखिए क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया, वो बना सकता था 3 कंपोनेंट्स देके, आई कैप जे कैप के कैप, बट वो चाहता था आपका कॉन्सेप्ट चेक करे, ठीक है, कि आप सही में सोच पाते हैं या नहीं पाते। ठीक है, थोड़ी देर अगर हम और सोचेंगे तो एक्चुअली अगर हम खुद सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हमें इतना सारा लिखना नहीं पड़ेगा, हम लॉजिक लगा के फटाफट कर लेंगे कि यह इसका वैल्यू साइन 150 आएगा, 150 का वैल्यू 1/2, डायरेक्ट मारो निकलो। ठीक है, लेकिन क्या मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसीलिए इस क्वेश्चन को करने में 5 मिनट 10 मिनट का समय लगा। बट हम जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। हम लोग एक दो करके बढ़िया बढ़िया डेली डेली क्वेश्चन करते हुए जाएंगे, ठीक है। और जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हुए जाएंगे। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इस टाइप के टॉपिक हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है।
कल हम लोग ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अच्छा पॉइंट पढ़ा था, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को रिकैप करा देना चाहूंगा वो पॉइंट, और उसको आप लोग को याद भी रखना है। कल हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था, ध्यान से देखिएगा, कहाँ गया ये सब, तो चलो ठीक है पढ़ा ही था, एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, हाँ एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, बोला गया था कि इन ए ट्राइंगल एबीसी लेट जी इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल एंड मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स opposite to A, B, C is D, E, F, then prove that सारा का सारा सम जो है वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर AG प्लस BG प्लस CG का सम भी जीरो होता है तो उसको अगर थोड़ा सा एक्सटेंड कराऊंगा, दैट मीन्स AD प्लस BE प्लस CF उसका भी क्या होगा, वैल्यू पूरा का पूरा जीरो होगा। ठीक है, तो सेम चीज हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास थोड़ा सा लेट ही हो गया क्वेश्चन करते करते। हमारा मेन चीज है क्वेश्चन करना, और क्वेश्चन कब करना है, कंसेप्ट को समझ के करना है, ऐसे हवा में क्वेश्चन नहीं करना है उड़ते उड़ते। ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, इफ हम लोगों ने एक समझ में आया, इफ A, B, C आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कल वाले पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अगर ABC हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है, एंड AG वेक्टर प्लस BG वेक्टर प्लस CG वेक्टर इज इक्वल टू ऐसा आ जाता है कहीं पे, ठीक है, लेट ABC आर नॉन कोलिनियर पॉइंट एंड AG वेक्टर प्लस BG वेक्टर प्लस CG वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं देन G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा उस चीज को पढ़ के हम कुछ चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। अगर हमारा ABC कोई भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिया जाए और कोई एक कंडीशन दे दिया जाए कि AG प्लस BG प्लस CG इज इक्वल टू नल वेक्टर, तो हमें समझ में आ जाएगी कि G जो होगा वो सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग the midpoints of two sides of a triangle, ठीक है, prove that line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side, ठीक है, prove that the line joining the midpoint of a two sides of a triangle is parallel to third side and is half of it, अब थोड़ा सा क्या पूरा का पूरा ज्योमेट्रिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा। ये तो एक प्रॉपर्टी है जो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उस टाइप से मिड पॉइंट थ्योरम, उस तरीके से कुछ ना कुछ आता था, क्लास 9-10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसी थ्योरम को हमें प्रूफ करना है, बट अब वो पुराने वाले सिस्टम से नहीं प्रूफ करना है, अब हमें वेक्टर का यूज करके प्रूफ करना है। ठीक है, ये बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, हमारा बोला गया है प्रूफ दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का किसी भी दो साइड का अगर मिड पॉइंट, जैसे मान लेते हैं, चलिए इन दोनों मिड पॉइंट, ट्राइंगल का किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं M, इसको नाम देते हैं N, अगर दोनों को ज्वाइन करो, यानी कि दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज, वो क्या होना चाहिए, पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी कि MN इज पैरेलल टू BC एंड इज हाफ ऑफ इट। ठीक है, तो ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो इस चीज को कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, हमें क्या क्या गिवन है, गिवन है M and N are midpoints of the sides AB and AC of triangle ABC। ठीक है, ये चीजें हमें गिवन है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है सबसे पहला कि MN is parallel to BC, ठीक है, और दूसरा चीज प्रूफ करना है कि MN is equal to half of BC। तो चलो ये मैथमेटिकली हो गया। अब आप मेरे को एक चीज बताइए कि MN is parallel to BC, ये तो हो गया ज्योमेट्रिकली,
वेक्टर के फॉर्म में हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि mn पैरेलल टू bc हो जाए? ये अगर प्रूफ करना है तो वेक्टर में हमें क्या प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि दोनों चीजें पैरेलल हो जाए? बताइए। इसका मतलब mn पैरेलल टू bc प्रूफ करना है, उसका मतलब क्या प्रूफ करना है? mn वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा bc। यानी कि किसी ना किसी केस में हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि mn वेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं लैम्डा bc, MN और BC सर तो ठीक है। दूसरा चीज हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? वेक्टर के फॉर्म में दूसरा चीज क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वाला कंडीशन हमें आ जाए? वेक्टर के फॉर्म में क्या प्रूफ करना पड़ेगा? जल्दी बोलिए, पूरा दिन नहीं है हम लोगों के पास। और दूसरों पे इंतजार मत कीजिए कि ये बोल देगा आंसर, वो बोल देगा आंसर। आपको आता है तो बोलिए। आपका नेटवर्क ही खराब है बाबू, पता नहीं। अब नेटवर्क चेंज कीजिए थोड़ा सा। आप क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता है, पूरा कट कट के आता है आवाज। ठीक है, आप बोलते हैं। आपका आवाज तो पूरा अच्छा से आता है। मेरा नेटवर्क अच्छा है ना। ठीक है, आपका आवाज कभी आता है कभी कट जाता है, बहुत मतलब दिक्कत होता है सुनने में। आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरीके का आवाज है। ठीक है, चलिए बताइए क्या होना चाहिए? अभी आ रहा था आपका आवाज, बोलिए। हाँ, मैग्नीट्यूड, वेरी गुड। यानी कि mn वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टू बराबर होना चाहिए 1/bc वेक्टर का। ठीक है, तो यानी कि हमें तो ज्योमेट्रिकली ये चीज प्रूफ करने के लिए दे दिया। अब ये चीज हम वेक्टर के फॉर्म में कैसे प्रूफ करके बता सकते हैं? तो वेक्टर के फॉर्म में प्रूफ करके बता सकते हैं जब mn वेक्टर पैरेलल टू bc वेक्टर होगा। बट ये तो लिख देने से नहीं होगा, हमें तो मैथमेटिकली प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि mn वेक्टर और bc वेक्टर कब कैसे पैरेलल होगा। तो कोई भी दो वेक्टर पैरेलल कब होता है? जब कोई भी एक दूसरे के साथ लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, दूसरा चीज, अगर हमें mn इज इक्वल टू हाफ ऑफ bc प्रूफ करना है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ mn इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ bc। ठीक है, तो हमने, चलिए इसको हमने mn वेक्टर ले लिया, इसको हमने bc वेक्टर ले लिया, बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं। आप लोग का अगर वीडियो ऑफ हो जाता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा, और सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट ज्वाइन कीजिएगा, समय नहीं लीजिएगा। ठीक है, हम लोगों के पास बहुत कम समय और बहुत सारी चीजें हम लोग को सीखना है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को करना है। ठीक है, तो मैं ऐसा मान लेता हूं, मैं किसी एक को ओरिजिन मान लेता हूं। ठीक है, किसी एक को ओरिजिन मान लेता हूं, क्योंकि हमें सिर्फ प्रूफ करने के लिए बोला गया, हमें ये नहीं बोला गया कि एबीसी का लोकेशन कहाँ होना चाहिए। तो मैंने बोल दिया कि लेट, हमने अज्यूम कर लिया लेट बी इज ओरिजिन। ठीक है, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज ए वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज सी वेक्टर। ठीक है, तो यानी कि ए का पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया, ये हमारा ए वेक्टर आ गया। सी का पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया, ये हमारा सी वेक्टर आ गया। ठीक है, और बी को हमने क्या मान लिया? ओरिजिन मान लिया। ओरिजिन मतलब क्या? नल वेक्टर हो जाएगा ये। ठीक है, अब एक चीज बताइए कि अगर ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा सी वेक्टर है, तो ये एम वाला वेक्टर मेरा कितना होगा? कौन बता पाएगा? एम वाला वेक्टर, ए वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा? ये ए वेक्टर हो जाएगा। एम वाला वेक्टर कितना होगा? एम का पोजीशन वेक्टर, एम का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर बाई 2, क्योंकि एम जो है ए का मिड पॉइंट है। ठीक है, ये एन वाला वेक्टर कितना हो जाएगा? एन वाला वेक्टर कितना हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो इन दोनों का अगर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऐसे ही निकलता है। ठीक है, ये सारी चीजें कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, एन का पोजीशन वेक्टर मतलब ये है एन का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं से यहाँ पे पहुंच जाना है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि mn इज पैरेलल टू bc वेक्टर, ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो हमें mn वेक्टर निकाल लेना है और bc वेक्टर निकाल लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए कि bc वेक्टर इक्वल टू कितना है हमारे पास? c वेक्टर है कि नहीं है? bc वेक्टर कितना है? c वेक्टर है। ठीक है,
और अगर एम एन वेक्टर निकालूंगा तो एम एन वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ एन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, सबको पता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ एन कितना है हमारे पास, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2 माइनस एम का पोजीशन वेक्टर कितना है, ए बाई 2, तो एम का पोजीशन वेक्टर कितना है, ए बाई 2, तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा, ए वेक्टर बाई 2 प्लस सी वेक्टर बाई 2 माइनस ए वेक्टर बाई 2, तो ये और ये कट गया, तो ये कितना आ गया, सी वेक्टर बाई 2। हमारा बीसी वेक्टर कितना था, सी वेक्टर, एम एन वेक्टर कितना आया, सी वेक्टर बाई 2 वेक्टर, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, एम एन वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 बीसी वेक्टर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना, यस और नो। यस सर। वेरी गुड। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 को यूज करके हम लोग ये लिख पा रहे हैं। अगर ये चीज लिख पा रहे मतलब क्या, दैट इज इंप्लाइज एम एन वेक्टर इज पैरेलल टू बीसी वेक्टर, ठीक है। एम एन वेक्टर जो होगा वो बीसी के पैरेलल होगा, उसका इंप्लाइज एम एन जो साइलाइड है वो पैरेलल टू बीसी वेक्टर। दूसरा, एम एन का जो है वो क्या है, हाफ ऑफ बीसी दिया हुआ है, उसका मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ एम एन वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी वेक्टर, उसका मतलब कितना हो जाएगा, एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, क्योंकि वो भी हमें यहीं से प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यही चीज हमें प्रूफ करना था, ये चीज हमने प्रूफ कर दिया। सबको समझ में आया प्रूफ कैसे हुआ, क्या हुआ। अब कोई ये सोच सकता है कि सर आपने ओरिजिन ही क्यों लिया, आपने दूसरा चीज क्यों नहीं लिया। भाई हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको अगर हम ओरिजिन नहीं लेके कोई बी वेक्टर भी ले लेंगे इसका पोजीशन वेक्टर को, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि हम थोड़ा सा लॉजिकल सोचेंगे, अच्छे दिमाग से सोचेंगे, तो आपने पूछा कि सर आपने यही क्यों लिया, दूसरा क्यों नहीं लिया, तो आप अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोला गया है। देखिए जब हम लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं तब उस चीज में गड़बड़ी होता है, जैसा क्वेश्चन दिया गया है अगर वैसा ही हम लोग सोचते हैं तो हमारा आंसर कभी गलत नहीं होता। हमें बोला गया कि प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, हमें सिर्फ इतना बोला गया कि आप ये प्रूफ करके बताइए कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल होता है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो, हमारे पास अगर कोई ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल में अगर दो ट्रायंगल का मिड पॉइंट, दो अपोजिट दो साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ दूं, वो पैरेलल टू थर्ड साइड होता है और हाफ ऑफ द थर्ड साइड, बस इतना ही बोला गया। हमें ये नहीं बोला गया कि ये पॉइंट ओरिजिन होना चाहिए, ये पॉइंट ओरिजिन नहीं होना चाहिए, या एक पॉइंट इधर तरफ होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं बोला गया। यानी कि ये दुनिया के सारे ट्रायंगल के लिए पॉसिबल है, तो हमने अपने हिसाब से जो सहूलियत से जो आसान हो सकता है हमने वो चूज कर लिया, ठीक है। अब आप इसको, हाँ एक चीज हो सकता है कि आप इसको अगर नल ओरिजिन नहीं ले तो आप इसको कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, पोजीशन वेक्टर बी के नाम से रख दीजिए, आंसर वही निकले, तब एम वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2, ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2, बट फाइनली आंसर वही निकल के आना है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन एक और हम लोग करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास होता है prove that the line joining the midpoints, the line joining the midpoints, prove that the line joining the midpoints, ठीक है, prove that the line joining the midpoints of non-parallel sides of a trapezium is parallel to the parallel sides, is parallel to the parallel side, ठीक है, is parallel to the parallel sides and half of their summation, ठीक है। ये भी पॉइंट हम लोग क्लास 9 10th में ये भी थ्योरम हम लोग पढ़ते थे। अब इस थ्योरम को हमें वेक्टर का यूज करके प्रूव करना है, वेक्टर का इस्तेमाल करके। बोला गया कि हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, चलिए बढ़िया, बहुत ही अच्छा, हम एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं, खूब खूबसूरत सा। ठीक है, चलिए हमारे पास एक ट्रेपीजियम आ गया। ट्रेपीजियम का नाम रख देते हैं, चलिए ए बी सी और डी, ठीक है, हमारे पास एक ट्रेपीजियम आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया है हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है प्रूफ दैट, चलिए क्या प्रूफ करना है,
द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड। अब ट्रेपीजियम में दो साइड पैरेलल होता है, दो साइड नॉन पैरेलल होता है, तो जो नॉन पैरेलल साइड है उसका मिड पॉइंट लिया जा रहा है। इसको नाम दे देते हैं m, इसको नाम दे देते हैं n। ठीक है, इसको अगर हम ज्वाइन करें, बोला गया है कि इसको अगर हम ज्वाइन कर दें mn को, ठीक है। द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स, यानी कि हमें प्रूव करना है, हमें प्रूफ करना है कि mn इज पैरेलल टू ab और ab किसके पैरेलल है, dc। ये चीज हमें प्रूफ करना है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें क्या प्रूफ करना है, एंड हाफ ऑफ देयर समेशन, और इसका जो वैल्यू होगा यानी कि mn जो होगा वो इक्वल टू होना चाहिए कि हाफ ऑफ ab प्लस dc, इसके बराबर होना चाहिए। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं ताकि हम वेक्टर वाला भी लिख सकें। mn का वैल्यू हमें निकाल के बताना है, mn इज इक्वल टू हाफ ऑफ समेशन ऑफ ab प्लस dc, ये प्रूफ करके बताना है। अब चलिए पहला चीज हमें क्या प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि पहला चीज mn वेक्टर जो है वो पैरेलल टू कहीं ना कहीं लैम्डा ab वेक्टर या dc वेक्टर, और mn इज लैम्डा dc वेक्टर, ऐसा कुछ ना कुछ एक प्रूफ करके बताना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या बताना पड़ेगा प्रूफ करके कि मैग्नीट्यूड ऑफ mn वेक्टर is equal to half of magnitude of AB vector plus magnitude of DC vector, ये चीज प्रूफ करके हमें बताना है। चलिए फिर से वही कंसेप्ट अपनाते हैं, हम किसी एक को ओरिजिन मान लेते हैं क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बोला गया है, तो मैंने मान लिया कि let D is origin and position vectors of points A, B and C is A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर। ठीक है, D को हमने मान लिया ओरिजिन, तो ये हो गया नल वेक्टर। C का पोजीशन वेक्टर को मान लिया C वेक्टर, B का पोजीशन वेक्टर को मान लिया B वेक्टर, और A का पोजीशन वेक्टर को हमने मान लिया A वेक्टर। तो चलिए M वेक्टर कितना आएगा, M का पोजीशन वेक्टर कितना आएगा, जल्दी बताइए, M का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, A वेक्टर बाय 2। N का पोजीशन वेक्टर, N का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 2। ठीक है, ये अगर पोजीशन वेक्टर है तो B का, तो B वाला जो पोजीशन वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से होगा, ये पोजीशन वेक्टर है B का। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन क्या है, गिवन क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ABCD एक ट्रेपीजियम है, और उस ट्रेपीजियम में क्या हो रहा है, उस ट्रेपीजियम में हो रहा है कि AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, तो ट्रेपीजियम में ऑलरेडी गिवन है कि AB पैरेलल टू DC है, दैट मींस व्हाट, दैट इज हम लोग इससे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि AB वेक्टर जो होगा वो कहीं ना कहीं DC वेक्टर के किसी ना किसी चीज के बराबर होगा, लैम्डा DC वेक्टर, क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल है। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हमने ऐसा ले लिया, ये हो गया, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ये MN वेक्टर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग MN वेक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। MN वेक्टर, ठीक है, तो MN वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, A वेक्टर बाई 2, ध्यान से देखिएगा, MN वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, A वेक्टर बाई 2, सॉरी, mn वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, n वेक्टर माइनस m वेक्टर। ठीक है, mn वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, n वेक्टर माइनस m वेक्टर। n वेक्टर हमारे पास कितना है, b वेक्टर प्लस c वेक्टर बाई 2। n वेक्टर हमारे पास है b वेक्टर प्लस c वेक्टर बाई 2। b वेक्टर प्लस c वेक्टर बाई 2। दूसरा चीज माइनस
m वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा a वेक्टर बाई 2। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास कितना निकल के आया 1/2। अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे 1/2, चलिए कॉमन ही ले लेते हैं। 1/2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो b वेक्टर प्लस c वेक्टर माइनस a वेक्टर, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा वेक्टर आ गया, mn वेक्टर आ गया। mn वेक्टर हमारा निकल गया। अब हमें एक चीज पता है, ध्यान से देखिएगा, हमें एक चीज पता है कि AB वेक्टर और DC वेक्टर आपस में पैरेलल है। अगर AB वेक्टर DC वेक्टर आपस में पैरेलल है तो AB और DC ये भी आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन बनाएगा। ठीक है, we know that AB vector is parallel to DC vector। ठीक है, AB और DC जो है वो आपस में पैरेलल है। AB और DC अगर आपस में पैरेलल है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, AB वेक्टर इज इक्वल टू कोई ना कोई लैम्डा आएगा, वो DC वेक्टर के बराबर होगा। AB वेक्टर मतलब क्या हो गया, B वेक्टर माइनस A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, क्या कोई भी मान लीजिए, C माइनस D मतलब कितना हो जाएगा, C वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो B वेक्टर माइनस A वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, लैम्डा C वेक्टर। चलिए इसको 1 नंबर से सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसी 1 नंबर का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। आप लोग देखिएगा, हाफ ऑफ, हम इसको B वेक्टर माइनस A वेक्टर प्लस C वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ B वेक्टर माइनस A वेक्टर का मतलब क्या हो गया, लैम्डा C वेक्टर प्लस C वेक्टर, ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ लैम्डा C वेक्टर प्लस C वेक्टर, मतलब अगर मैं लैम्डा प्लस 1 ले लूं तो ये हमारा कुछ ना कुछ C वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये कोई ना कोई पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, हाफ लैम्डा प्लस 1, इसको मिला के हम लोगों ने चलो म्यू C वेक्टर लिख दिया। ठीक है, और ये हमारे पास कहां से आ गया, ये हमारे पास आ गया फ्रॉम 1 पॉइंट से आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या निकल गया, हमारा जो mn वेक्टर था वो क्या निकल के आ गया, म्यू C वेक्टर। ठीक है, mn वेक्टर हमारे पास कितना आ गया, म्यू C वेक्टर आ गया। अगर mn वेक्टर म्यू C वेक्टर आ गया, यानी कि mn मतलब C वेक्टर मतलब क्या था, C वेक्टर मतलब हमारे पास DC वेक्टर था। ठीक है, यानी कि हमारे पास कितना निकल के आ गया कि mn वेक्टर इज इक्वल टू म्यू DC वेक्टर, यानी कि mn और DC मतलब कुछ ना कुछ पैरेलल है। दैट मींस व्हाट, देयरफॉर हम बोल सकते हैं, इट इंप्लाइज, अगर दो वेक्टर इस तरीके से कंडीशन आ रहा है, इट इंप्लाइज mn वेक्टर इज पैरेलल टू DC वेक्टर। हमने ये चीज प्रूफ कर दिया कि mn और DC जो है वो आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, mn वेक्टर इज पैरेलल टू DC वेक्टर। ठीक है, और mn जो होगा, mn साइड जो होगा, साइड लेंथ। ठीक है, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि mn इज पैरेलल टू DC, और DC किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। तो ये चीज प्रूफ कर दी। दूसरा पॉइंट प्रूफ करना है, दूसरा पॉइंट क्या प्रूफ करना है कि mn इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस DC। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से, हमारे पास क्या हो जा रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास कितना आ रहा है, B माइनस A, और ये हमारे पास कितना आ रहा है, C वेक्टर। B माइनस A वेक्टर का मतलब कितना था, B माइनस A वेक्टर का मतलब क्या था हमारे पास, B माइनस A कहाँ गया, B माइनस A का मतलब AB वेक्टर। तो इस वाले को अगर मैं 2 नंबर बोल दूं, ठीक है, इस वाले को अगर मैं 2 नंबर बोल दूं, तो 2 नंबर को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो अब क्या सब खत्म हो गया, 2 नंबर को अलग से जांच कर रहे हैं। तो 2 नंबर का मतलब कितना था, mn वेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ B माइनस A। B माइनस A मतलब कितना हो गया, B माइनस A मतलब ये हो गया AB वेक्टर। ठीक है, और C वेक्टर मतलब कितना हो गया, प्लस DC वेक्टर। यानी कि हम ये चीज प्रूफ कर पा रहे हैं कि हमारा जो mn वेक्टर है वो हाफ ऑफ AB प्लस हाफ ऑफ DC वेक्टर के बराबर है। ठीक है, जो mn वेक्टर है वो क्या है, हाफ ऑफ AB प्लस हाफ ऑफ DC वेक्टर के बराबर है। तो इससे भी हम लोग लिख सकेंगे, देयरफॉर mn इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस DC, यानी कि AB और DC का जो होगा उसका हाफ होगा कौन, mn। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, समझ में आया सबको। मैं आप लोगों के लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस अभी सेंड कर दूंगा यहाँ पे, वो सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिए, ध्यान से सुनिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, एग्जाम जितना आसान है उतना एग्जाम टफ भी है। एग्जाम उनके लिए आसान है जो रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करता है, एग्जाम उनके लिए टफ है जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है। ठीक है, तो आप ये भी इसको एज ए ग्रांटेड नहीं लीजिएगा। आपको अगर एग्जाम क्लियर सही में करना है, एग्जाम क्लियर अगर आपको सही में करना है तो आपको डेली 150 से 200 क्वेश्चन मिनिमम अभी सॉल्व करना पड़ेगा तत्काल के बेसिस पे। जब समय बढ़ते जाते रहेगा तब क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ते जाते रहेगा।
ठीक है, आप आराम से बैठे हैं घर पे, मजे कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, ठीक है, और आपका जो कंपटीटर है, आपका एग्जाम, यहाँ पे जो आपके पास 4-5 लोग बैठे होते हैं या जो अभी क्लास में 10 बच्चे आए हुए हैं उनके बीच में नहीं है, 14-15 लाखों के बीच में आपका कंपटीशन है, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, चाहे आप कुछ भी कीजिए लाइफ में, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे आपका आप ही को फर्क पड़ेगा। जब आप 25-26 साल के हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं हमें पढ़ लेना चाहिए था, बट समय इतना खराब चीज है कि आप वापस से जाके ना 10th का एग्जाम दे पाइएगा, ना 12th का एग्जाम दे पाइएगा, ना आईआईटी का एग्जाम दे पाइएगा। बाबू लोग, जीवन एक ही बार मिलता है, उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और उसको आराम से जिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 25-26-30 साल की उम्र में भी बोला जा रहा है कि पापा दीजिए 1000 रुपए, ठीक है, पापा दीजिए 500 रुपए, तो वो फिर मजा नहीं है उस लाइफ को जीने में, ठीक है। तो लाइफ को अपने हिसाब से जिए, लाइफ को अपने हिसाब से कन्वर्ट कीजिए, ना कि पापा पे, मम्मी पे या किसी चीज पे आप निर्भर रहें। क्लास 12th के बाद तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सबका सब खुद अपने पैसे से करें सब कुछ, ठीक है। आप अगर कहीं पे आईआईटी एनआईटी कहीं पे सिलेक्शन भी हो जाते हैं तो आप खुद से कोशिश कीजिए कि हम कॉलेज का फीस पे कर सके, क्योंकि तब आपको क्या उसका वैल्यू पता चलेगा, नहीं तो आपका वैल्यू नहीं पता चलेगा किसी भी चीज का, ठीक है। चलिए फिर आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं और अपने लाइफ को अच्छा बनाइए, ठीक है, चलिए, थैंक यू।